अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपका थर्ड सेमेस्टर में जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका सिलेबस मैंने यहाँ पे पूरा कवर किया है। बस एक दो टॉपिक्स रह गए हैं। तो पहला यूनिट भी मैंने ऑलरेडी कवर किया है। आप मेरी यूट्यूब चैनल जाके प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ आपको थर्ड सेमेस्टर का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ आपको सभी लेक्चर्स मिलेंगे। तो पहला यूनिट भी मैंने आपको 3 लेक्चर्स में कवर किया है पूरा। थर्ड यूनिट भी मैंने आपको पूरा कवर किया है, एक ही लेक्चर मैराथन में 1 घंटे का है। और फोर्थ यूनिट भी मैंने आपको कवर किया है। मैंने आपको बहुत अच्छे से मतलब यूनिट्स पढ़ा है, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और आज हम सेकंड यूनिट है आपका, इसमें भी मैंने जो पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये भी मैंने आपको एक ही लेक्चर में कवर किया दोनों टॉपिक्स को। और आज के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा एरा ऑफ मास पॉलिटिक्स, खिलाफत इशू, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आज के लेक्चर में हम ये करेंगे। और इंशाल्लाह जो दूसरा लेक्चर आएगा, जो फाइनल लेक्चर होगा आपके सिलेबस का, वो होगा क्विट इंडिया मूवमेंट एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड ओवरव्यू। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो अच्छे खासे व्यूवर्स आएंगे, 1K नियर तो आएगा ही इंशाल्लाह। देखिए, मैं आपकी शुरुआत यहाँ से रोलेट एक्ट से करूँगा, क्योंकि आपका जो एरा ऑफ मास पॉलिटिक्स है, मतलब क्यों, मतलब क्या रीज़न रहे कि हाँ, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, खिलाफत इशू मतलब क्या था, और मतलब इसके पीछे मतलब रीजंस क्या है, क्यों हमें ये मतलब करने पड़े इंडिया में। तो तभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, रोलेट एक्ट से शुरू करूँगा। 30-40 मिनट्स की वीडियो बनेगी, आप टेंशन नहीं लेना, आप पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और कभी लाइफ में कभी भूल नहीं जाओगे क्या इवेंट्स थे, ठीक है। देखिए, जब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आता है, उसके मतलब इससे पहले 1970 में एक डिक्लेरेशन होती है जिसको बोलते हैं हम अगस्त डिक्लेरेशन, जिसको कौन करता है, उसका नाम होता है सेक्रेटरी का एडमिट सैमुअल होता है उसका सेक्रेटरी का नाम, जो अगस्त डिक्लेरेशन करता है। देखिए, रोलेट एक्ट क्या है, उस सॉरी उसका सेक्रेटरी का नाम क्या मैंने बोला, एडमिट सैमुअल मोंटेग्यू होता है, जिसको हम बोलते हैं मोंटेग्यू रिफॉर्म्स भी, ठीक है। देखिए, उससे पहले 6 मंथ्स बिफोर मोंटेग्यू रिफॉर्म्स, 2 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो उसमें एक बिल होती है उसको उस टाइम मतलब ड्रॉप किया जाता है, उसको मतलब कैंसिल किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। और जो सेकंड बिल होती है वो किससे डील करती है, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट। और उसको मतलब कब लाया जाता है, 1915 में, और 1919 में इसको पास किया जाता है। देखिए, जो ये रोल एक्ट है, इसको हम, इसका दूसरा नाम भी है, वो है मतलब अनारचल एक्ट, रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, और पॉपुलरली इसका जो मेन फेमस नाम है वो है रोल एक्ट। देखिए, इसे क्या हुआ, इस रोलेट कमीशन को हेड किसने किया, वो एक ब्रिटिश जज होता है जिसका नाम होता है सर सिडनी रोलेट। ये क्यों लाया जाता है कि वो उनको बोलता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि जो मतलब ये इंडिया वाले, जो इंडिया के लोग हमारे लिए मतलब जो सेडिशन कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हमारे पीछे, मतलब पता नहीं कौन कौन से बवाल कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो आप इसमें इन सब में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और वो इनको मतलब इस रोलेट कमीशन से इनको एक मतलब ऑर्डर मिलता है मतलब ब्रिटिश को यहाँ इंडिया में, कि आप किसी को भी जेल में भेज डालिए, मतलब 2 ईयर्स के लिए, मतलब 2 ईयर्स में आप किसी को भी जेल में डालिए विदाउट मतलब एनी ट्रायल। मतलब आप कुछ भी मत सुनो, मतलब अगर वो मतलब उसने वो खतावर है या नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लगे, आपको परमिशन है, आप उसको इम्प्रिजन कीजिए विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। देखिए, इस रोलेट एक्ट से जो हमारा मतलब इसने क्या किया, इट अलाउड अरेस्ट ऑफ इंडियंस विदाउट वारंट। मतलब अगर आपके पास कोई मतलब कारण नहीं है अरेस्ट करने का, आप तब भी मतलब इंडिया के लोगों को अरेस्ट कर सकते हो। तो देयर वाज नो कोर्ट ऑफ अपील। और जो हमारा लॉ ऑफ हैबियस कॉर्पस है उसको भी मतलब यहाँ पे सस्पेंड किया गया। देखिए, हैबियस कॉर्पस एक रिट होता है हमारा, जब भी हमारा कोई फंडामेंटल राइट मतलब वायलेट होता है, तो हम उस टाइम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। तो वहाँ पर हम, देखिए, अगर आपका फ्रेंड कोई है, उसको मतलब पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसको मतलब किसी जेल या कस्टडी में लिया गया, अगर आपके पास कोई मतलब अगर आपके पास एविडेंस है कि वो खतावार मेरा फ्रेंड नहीं है, आप वहाँ कोर्ट या जहाँ पे वो कस्टडी में बंद है आप वहाँ जा सकते हो, और उसके लिए मतलब आप हैबियस कॉर्पस ला सकते हो, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वो मतलब उसको इन्होंने गलत वे में अरेस्ट किया, उसके रीज़न कोई नहीं है, तो उसको बाद में छुड़ा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो हैबियस कॉर्पस लॉ को भी सस्पेंड किया गया इस रोल एक्ट कमीशन में, रोल एक्ट में 1919 जो था। एक्ट से क्या हुआ, इस एक्ट से जो हमारी सिविल लिबर्टी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इसके अगेंस्ट में आपका जो फर्स्ट मास स्ट्राइक होता है इंडिया में, वो इसी के अगेंस्ट होता है, सत्याग्रह अगेंस्ट रोल एक्ट, फर्स्ट मास स्ट्राइक जो होता है। देखिए, महात्मा गांधी इस रोल एक्ट को बोलता है ब्लैक एक्ट, क्योंकि इसने मतलब बहुत तरखाच मचाया यहाँ इंडिया में।
उसका कहना है कि सत्याग्रह मतलब एक आंदोलन शुरू होना था 6 अप्रैल 1990 में, लेकिन उससे पहले कुछ इवेंट्स होते हैं, मतलब लार्ज स्केल ऑफ वायलेंस होता है। कौन कौन सी जगह में, कलकत्ता, बम्बई, पंजाब, अमृतसर, इन जगहों में मतलब बहुत वायलेंस होता है। देखिए, अप्रैल 1919 एक मतलब बहुत ही वायलेंट ईयर रहा है। किसके बाद, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो ना, उसके बाद सबसे जो खतरनाक ईयर रहा है जिसमें मतलब बहुत ही हालत ख़राब थी, वो था आपका अप्रैल 1919 में। जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, उसका नाम था सर माइकल ओ डिवर, DWYER। उसने क्या किया, उसने एयरक्राफ्ट यूज़ किए जो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे इस एक्ट के लिए। तो उनको मतलब एयरक्राफ्ट से उन्होंने मतलब उनको बाय मतलब जो भी अटैक्स वटैक्स वगैरह करने थे वो किए। यहाँ से जलियांवाला बाग मसाकर की बात करेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब ये आपका बेस बनता है इस लेक्चर का। देखिए, अमृतसर सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट हुआ इन वायलेंस से, जो भी रोल एक्ट में हुआ उसके बाद मतलब वायलेंस अमृतसर पंजाब में बहुत ही ख़राब हुई। 9 अप्रैल में जो दो नेशनलिस्ट लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल। उनको अरेस्ट किया क्योंकि वो प्रोटेस्ट में हेड थे, मतलब क्योंकि वो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, जो मतलब मीटिंग्स हो रही थी उनमें वो हेड थे, मतलब उन्हीं ये दो लीडर्स उनको लीड कर रहे थे। और इन दोनों लीडर्स को एक अननोन डेस्टिनेशन में लिया गया, जहाँ किसी को पता नहीं था कि इंडिया वालों को किसी को भी पता नहीं था कि हमारे लीडर्स को कहाँ लिया गया। क्योंकि इवन कि ये मतलब किसी एक्ट के लिए मतलब ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, ये मतलब ये पब्लिक में रहे थे। इवन दे टोल्ड पब्लिक टू रिमेन नॉन वायलेंट, मतलब इन्होंने इन दोनों ये दोनों लीडर्स भी मतलब जो इनके मतलब अपने जो इनके लोग थे वो उनको बोल रहे थे कि आप खून खराबा मत कीजिए, आप मतलब जो ये प्रोटेस्ट है इनको आप मतलब ज़्यादा वायलेंट मत कीजिए। लेकिन फिर भी इन दो लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तो इसी के अगेंस्ट पब्लिक ने क्या किया, 10 अप्रैल को इन्होंने मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लोग रोडों पर आ गए क्योंकि उन्होंने दिखाया कि हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया विदाउट एनी रीज़न, मतलब इन्होंने कौन सी गलती की थी, तो इन्होंने मतलब प्यार दिखाया अपने लीडर्स के लिए। सून जो ये क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट थोड़ा वायलेंट हुए और इसमें मतलब टेंशनस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, किलिंग्स भी मतलब बहुत ज़्यादा अपर हो गई। और इंग्लिश जो 5 इंग्लिशमैन थे उनको मार दिया गया। और मर्सिला शेरवुड एक इंग्लिश वूमेन थी, वो मतलब इंडिया में किसी रोड में से मतलब साइकिल चला रही थी, उसको मतलब इंडिया वालों ने उस टाइम बीट किया, मार दिया। देखिए, अब इस खून खराबे को रुकाने के लिए टू स्टॉप दिस डिस्टर्बेंस, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जनरल डायर, उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आप मार्शल लॉ लगा दीजिए इन जगहों पे जहाँ पे हालात बहुत ख़राब है, जैसे कि पंजाब, अमृतसर में। और आप हालात कीजिए, जल्द से जल्द रेस्टोर कीजिए हालात। देखिए, 13 अप्रैल एक बैसाखी डे होता है। 13 अप्रैल एक बैसाखी डे होता है, ये आपको याद, मतलब ये फेस्टिवल डे होता है। जनरल डायर एक प्रोक्लेमेशन, एक नोटिस बोर्ड इशू करता है और वो लोगों को बोलता है कि आप सिटी को छोड़ नहीं सकते हो विदाउट पास, मतलब आप मतलब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो, अगर आपको कहीं जाना है आपको पास लेना पड़ेगा। और आप ग्रुप्स नहीं बना सकते हो, मतलब अगर आप 2-3 कहीं पे जमा हो सकते हो, आपको अटैक भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपको परमिशन नहीं है, आप मतलब एक ही जगह जमा हो जाओगे। मतलब आप 1-2 ठीक है, लेकिन 3-4 आप कहीं पे भी जमा नहीं हो सकते हो, ठीक है। लेकिन जो नेबरिंग लोकल्स थे उनको अवेयर नहीं था, मतलब जनरल डायर ने आर्डर किया है, क्योंकि उसने मतलब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पूरी पहुंचाई नहीं है। मतलब अगर सपोज कि 100 लोग हैं, 100 लोग में से 10-15 को पता है कि हाँ जनरल डायर ने ऐसा ऐसा बोला है, लेकिन जो बाकी 80-85 बेचारे हैं वो अनअवेयर है, इस इन्फॉर्मेशन को बेचारे को कुछ पता नहीं है। अब उन बेचारों को मतलब पता नहीं है कि जनरल डायर ने आर्डर किया है कि हम ग्रुप्स नहीं बना सकते, हम सिटी मतलब को छोड़ नहीं सकते विदाउट पास। तो देखिए, लॉजिक सी बात है, मतलब ऊपर से एक मतलब फेस्टिवल डे है इनके लिए, बैसाखी डे है। देखिए, जब फेस्टिवल डे होता है डेफिनेटली मतलब लोग तो गदर होते ही। देखिए, जैसे हमारा ईद उल फितर होता है, ईद उल अज़हा होता है, या कोई और दिन होता है, जैसे कि नवरात्रि होता है इंडिया के लिए, जो भी दिवाली होती है, देखिए लोग तो डेफिनेटली मतलब गदर होते हैं। इवन कि इस दिन तो बैसाखी डे है, मतलब मेजॉरिटी जो लोग आएंगे उनका जो मकसद होगा यही बैसाखी डे मनाने का। लेकिन जनरल डायर ने क्या बोला है कि आप ग्रुप्स नहीं बना सकते हो, आप गैदर नहीं हो सकते हो कहीं पे भी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब जनरल डायर ने देखा कि गैदरिंग्स हो रही है, वो भी मतलब मैंने बोला था 2-3 भी नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ पे तो 100-100, 500-500, 500-500 बन गए। जब ही उसने ये मतलब गैदरिंग देखी, इवन कि उसने मतलब ऑर्डर भी दिया था इनको कि आप नहीं कर सकते हो, तो उसने विदाउट वार्निंग इन लोगों को क्या किया, जो बैसाखी डे मना रहे थे, अमृतसर जलायन वाला बाग एक पार्क है अमृतसर में,
जनरल डायर ने क्या किया, देखिए जालियांवाला बाग में एक एग्जिट मतलब पोल है, एक ही मतलब पोल था जहाँ पे मतलब लोग भाग सकते हैं, लेकिन इसने क्या किया, जनरल डायर ने वो मतलब एग्जिट पोल भी ब्लॉक किया और अपने फौज अपने आर्मी को बोला कि आपको मतलब परमिशन है, आप खुलेआम आप फायरिंग कीजिए, किसी को मत छोड़िए, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरी बात नहीं सुनी। तो उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश इंडियन उसके बाद मतलब बहुत सारे लोग ज़ख्मी होते हैं, मर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंडियन सोर्सेस अगर हम ब्रिटिश इंडियन सोर्स के हिसाब से देखेंगे तो 379 मतलब मर जाते हैं और कुछ 1100 की मतलब ज़ख्मी होते हैं। लेकिन अगर हम आईएनसी का रिपोर्ट देखेंगे वो बोलते हैं नहीं, मतलब 1500 लगभग ज़ख्मी हो गए और 1000 किलिंग्स हुई इसमें, ठीक है। तो इसे ये मतलब कहा जाता है कि इसमें 1650 बुलेट राउंड्स मतलब जनरल डायर ने यूज़ किए। और इस इंसिडेंट के बाद मतलब बहुत ही ब्रिचुअलिटीज़ हुई, जो अमृतसर के इनहेबिटेंट्स थे, जो अमृतसर के मतलब लोग रहने वाले थे, उनके मतलब साथ बहुत ही अनसिविलाइज्ड मतलब उनके साथ बहुत ही बर्ताव ख़राब किया गया। और जो पूरा नेशन था वो इससे मतलब हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, इससे क्या हुआ, इस जलियांवाला बाग मसाकर से क्या हुआ, इंग्लिश ने मॉरल राइट खो दिया इंडिया के ऊपर। मतलब जो मतलब महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो इसका मतलब थोड़ा सा अगर इन मतलब तो महात्मा गांधी को अगर थोड़ा सा कुछ यकीन था, भरोसा था इन ब्रिटिश वालों के ऊपर, अब इन्होंने मतलब वो भी खो दिया। अब महात्मा गांधी को मतलब उतना भरोसा नहीं रहा। तो इस इवेंट के बाद, जलियांवाला बाग मसाकर के बाद, जो रविंद्रनाथ टैगोर का एक टाइटल दिया गया था, तो वो इसको भी मतलब ख़त्म मतलब हटा देता है। वो बोलता है ब्रिटिश वालों को, अब मुझे नहीं चाहिए आपका टाइटल। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर भी अपना नाइटहुड मतलब रिनाउंस करता है, वो हटा देता है टाइटल। और गांधी जी भी क्या करता है, गांधी जी भी जो उसका ब्रिटिश वालों ने टाइटल दिया था केसरी हिंद, गांधी जी का टाइटल दिया था ब्रिटिश वालों ने केसरी केसरी हिंद, ये आपको याद रखना है, केसरी हिंद गांधी जी को टाइटल दिया गया था ब्रिटिश वालों ने। कब, जब बोर वार्स हो रहे थे साउथ अफ्रीका में, वो मतलब ब्रिटिश फोर्स और साउथ अफ्रीका के बीच ये बोर्स वार्स हो रहे थे। और इसमें गांधी जी ने एक मतलब ब्रिटिश फोर्सेस को सपोर्ट किया था। क्या किया था, जो मतलब बैक साइड से मेडिकल सप्लाई, जब मतलब कोई सोल्जर इंजर्ड विंजर्ड वगैरह होता था, क्योंकि हमें पता है कि गांधी जी 1915 में इंडिया आए, और इससे पहले वो कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में, यह हम सबको पता है, ठीक है। और फिर जब ये मतलब इन ब्रिटिश फोर्सेस को वहाँ बैक साइड से मेडिकल सप्लाई दे रहा था, इनको मदद कर रहा था, तो फिर ब्रिटिश वालों ने केसरी हिंद दिया गया था गांधी जी को, ये आपको याद रखना है। क्या होता है, गांधी जी को मतलब परेशान होता है, इतनी वायलेंस हो रही थी अब, क्योंकि हमें पता है गांधी जी की आइडियोलॉजी थी क्या, वो किस पे भरोसा कर रहा था, नॉन वायलेंस। उसका जो उसका मतलब एम था, वो जो उसकी स्ट्रेटजी थी वो थी नॉन वायलेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वायलेंस बहुत खतरनाक हो रही थी इन इवेंट्स के बाद। तो उसने क्या किया, जो उसने रोलेक्ट एक्ट के बाद रोलेक्ट सत्याग्रह लॉन्च किया था मूवमेंट, उसको यहाँ पर उसको विड्रा किया, उसको यहाँ से उसने हटा लिया। उसने अब बोला नहीं नहीं, यहाँ पर तो वायलेंस हो रहा है, मैं अपना जो सत्याग्रह लॉन्च किया था मैं उसको यहाँ पे विड्रा कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। देखिए उधम सिंह क्या करता है, उधम सिंह बाद में जो माइकल और डिवार जो होता है, जो इन पे मतलब रोलेक्ट एक्ट में जो फायरिंग करता है, एयरक्राफ्ट यूज़ करता है, उधम सिंह उसको मार देता है। कहा जाता है कि ये जो उधम सिंह था ना, ये जलियांवाला बाग के टाइम क्राउड में जो मतलब जो जख्मी वख्मी ये भी मतलब उस टाइम था, लेकिन ये किस्मत से बच जाता है। ये उस टाइम मतलब लोगों को मतलब पानी वगैरह दे रहा था, जो मतलब जख्मी जख्मी उसमें हो रहा था, मतलब किसी कोई बेहोश होता है, जब फायरिंग वायरिंग वगैरह होती है तो उनको ये मदद कर रहा था उस पार्क में उस टाइम। लेकिन उधम सिंह को भी मतलब फांसी दी जाती है 1940 में। कौन देता है इसको, ये मतलब ब्रिटिश वाले देते हैं, क्योंकि जो उसने मतलब काम किया है, जो उसने असैसिनेट किया माइकल ओ डिवार को। तो उसके हमें अब पता है कि उसके बाद क्या होता है, जब रोलेट एक्ट इवेंट होता है, जलियांवाला बाग मसकर होता है, तो उसके बाद एक हंटर कमेटी बिठाई जाती है, क्योंकि मतलब वो इंक्वायरी करेगी, जो मतलब जलियांवाला बाग मसकर हुआ उसकी मतलब इंक्वायरी करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या क्या हुआ, इसके लिए एक इंक्वायरी बिठाने के लिए कमेटी बनाएगी, जिसका नाम था हंटर कमेटी। देखिए हंटर कमेटी का पर्पस ये नहीं था कि जो खाली जलियांवाला बाग मैसेकर में हुआ ना, ये मतलब गलत बात है। द पर्पस ऑफ दिस कमेटी वाज टू इन्वेस्टिगेट द रीसेंट डिस्टर्बेंसेस इन बम्बई, दिल्ली, पंजाब, नॉट ओनली अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर। ये आपको याद रखना है कि मतलब जो पंजाब में भी जो रोलेट एक्ट से खून खराब हुआ, पंजाब दिल्ली वगैरह में जो वायलेंस हुई, अमृतसर और इवन की जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ये भी तो मेन है, उसके लिए भी हंटर कमेटी बिठाई गई। ये फिर मतलब कहा जाता है कि जो आपका जनरल डायर था ना, उसको इस कमेटी में मतलब बुलाया गया था कि उसको बोला कि आप यहाँ कमेटी में आ जाइए, आपसे बात करनी है।
पता है उसने कमेटी में क्या बोला? उसने कमेटी कमेटी में बोला कि हाँ मतलब मैंने अपनी मर्ज़ी से वहाँ फायरिंग की, क्योंकि अगर मैं मतलब हवा की तरफ फायरिंग करता तो वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था ये लोग फिर मुझे बाद में बोलेंगे कि जनरल डायर डर गया हम पे फायरिंग करने से, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सीधे ठोक ही दिया है उनको वहाँ पार्क में। तो ये था जनरल डायर का मतलब बयान, जब हंटर कमेटी में वो अपना बयान देता है, जब उसको मतलब बोलते हैं कि आपको यहाँ आना है, ठीक है। उनको बोलता है कि मेरा टारगेट ही यही था कि मैं यहाँ पे लोगों को मतलब खौफनाक बिठाऊँ, इनमें एक टेरर बिठाऊँ, ठीक है। लेकिन डायर को फिर यहाँ पे कोई नहीं कुछ करता है, सज़ा नहीं मिलती है इसको कुछ, तो बाद में इसको मतलब कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि डायर के मतलब कहते हैं ना मतलब किसी के बैक साइड में कुछ सपोर्ट होता है, तो इसके मतलब पीछे बहुत मतलब बड़े बड़े आदमों का, जो ब्रिटिश में बैठे थे बड़े बड़े लोग, उनका सपोर्ट था मतलब जनरल डायर को, इसलिए मतलब इसको मतलब सज़ा नहीं दी गई। लेकिन हाँ इसको फिर लास्ट में क्या किया जाता है, फाइनली 1920 में एक मतलब एक साल के बाद जनरल डायर को मतलब सर्विस से डिसमिस किया जाता है, एंड उसको मार्च 1920 में डिसमिस किया जाता है सर्विस से। और उसको फिर बोलते हैं ये मतलब लोग, चलो ठीक है अपने ब्रिटिश वाले, चलो ठीक है आपने सर्विस दी, अब आप आराम से घर में बैठिए और अपना पेंशन लीजिए, क्योंकि उसने मतलब हालात बहुत ख़राब की थी, जो मतलब ब्रिटिश ने इनको हाँ परमिशन दी, लेकिन इनको ये उतना नहीं पता था कि जनरल डायर इतनी हालात ख़राब करेगा। देखिए अब आपकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट की, जो कि आपका टॉपिक है, जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर इन ये टॉपिक्स पढ़ाना, अगर मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो फिर वो मतलब वो एक मतलब आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो दो इवेंट्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। वो जैसे मैंने आपको पढ़ाया उतना आपके लिए एना है। देखिए 1919 से लेकर 1922 तक ब्रिटिश को इंडिया में अपोज किया जाता है, मतलब इसके अगेंस्ट ब्रिटिश को मतलब तंग किया जाता है। टू मास मूवमेंट्स हो रहे हैं इन बिटवीन, इस टाइम के बिटवीन। एक होता है खिलाफत मूवमेंट और दूसरा होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बोथ मूवमेंट्स का एक कॉमन प्रोग्राम होता है, एक कॉमन एम होता है, वो होता है एक्शन ऑफ मतलब नॉन वायलेंस होना चाहिए। मतलब मूवमेंट का क्या होना चाहिए गोल, नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन, मतलब खून खराबा नहीं होना चाहिए, और हम ब्रिटिश के साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे, मतलब हम ब्रिटिश के साथ हाथ नहीं मिलाने वाले हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा पहले खिलाफत का मतलब क्या है एंड नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है। देखिए खिलाफत का मतलब है हम किसी के खिलाफ हैं, मतलब कुछ कुछ हुआ होगा तभी हम किसी चीज़ के लिए खिलाफ है। अगर कोई मतलब जो हमारा फ्रेंड है वो हमारे लिए कुछ गलत करता है, तो हम उसके लिए खिलाफ है, हम उसके लिए उस टाइम मतलब अगेंस्ट है, ये होता है खिलाफत। देखिए मुस्लिम लीग खिलाफ होते हैं ब्रिटिश इंडिया से। क्यों होते हैं मैं आपको मतलब जो मुस्लिम्स होते हैं ये किसके खिलाफ होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है इसका मतलब है कि हम ब्रिटिश वालों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ये मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग होते हैं, जो इंडिया में बैठे थे लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मोस्टली वो बोलते हैं कि हम कॉपरेशन नहीं करेंगे इंडिया से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, मतलब नॉन कॉपरेशन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने रोलैट एक्ट पास किया, देखिए उससे खून खराबा कितना हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग मसकर लाए, देखिए हमारे साथ कितना गलत किया, हम कैसे कॉपरेशन करेंगे। तो यही मैं आपको समझाऊंगा, इस मतलब बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो मूवमेंट स्टार्ट हुए, इमर्ज हुए, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दोनों का अपना अपना एक अलग अलग मकसद है, सेपरेट इश्यूज थे दोनों मूवमेंट स्टार्ट होने के लिए। जो ये खिलाफत मूवमेंट है, दिस वाज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब इसको इंडियन पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ये स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ वो भी मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। गांधी जी ने सोचा कि मैं अभी एडवांटेज लेता हूँ, एक फ़ायदा है मुझे कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए, जो मतलब खिलाफत इशू हुआ ना, गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा। क्यों समझा मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। देखिए बैकग्राउंड क्या था, क्यों मतलब ये दो मोमेंट्स हुए इसके पीछे मतलब कौन से इवेंट्स हुए थे, मतलब ये दोनों मोमेंट्स हमको स्टार्ट करने पड़ेंगे। बिफोर बैकग्राउंड ऑफ टू मोमेंट्स वाज प्रोवाइडेड बाय सीरीज ऑफ इवेंट्स आफ्टर। देखिए हमको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हो रहा था, 1914 से लेके 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। ये यहाँ से आपका ये फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया कंट्री की आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार वो बहुत ही ख़राब थी, इन्फ्लेशन हुआ था, मतलब प्राइस बढ़ रही थी चीज़ों की, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उनको मतलब डिक्रीज़ किया गया। हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद रोलैक्ट एक्ट लाया गया यहाँ पे, मार्शल लॉ लाया गया पंजाब में, जलियांवाला बाग मसकर जिसने मतलब रियल फेस ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्सपोज किया है कि असल में ब्रिटिश हमारे साथ कुछ मतलब अच्छा नहीं करना चाहती है, ये तो हमारे लिए बुरा ही चाहती है, मतलब ये किसने साबित कर दिया, जलियांवाला बाग मसकर जब हुआ। और जो मोंटेगो चैलेंज रिफॉर्म्स आए थे 1919 में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसने भी मतलब कुछ लोगों को यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि उसने डायरची लाई थी प्रोविंसेस में, उसने मतलब वहाँ पे दो गवर्नमेंट्स लाए थे। पोस्ट वर्ल्ड वार
आफ्टर मतलब जो पोस्ट वर्ल्ड वार मतलब आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार सॉ द प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड फॉर कॉमन पॉलिटिकल एक्शन बाय हिंदू मुस्लिम्स। तो इसके बाद मतलब लोग प्रिपरेशन कर रहे थे कि हम एक मतलब पॉलिटिकल एक्शन करेंगे बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। देखिए 1916 में एक लखनऊ पैक्ट होता है जिसमें कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग मतलब मिलती है। ये आपको मतलब अलग इवेंट है, आपको वो नहीं पढ़ना है तो, लेकिन थोड़ा सा आपको अगर आपको आएगा लखनऊ। देखिए लखनऊ सेशन में क्या होता है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स मतलब कंबाइन होते हैं। मैंने आपको पहले बोला मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में क्या डिफरेंस थी। और सूरत स्प्लिट 1907 में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स अलग होते हैं, और 1916 लखनऊ सेशन में फिर से ये मतलब कंबाइन होते हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, और लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग कंबाइन होती है। देखिए खिलाफत इशू क्या था। खिलाफत इशू था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है 1918 में, तो ब्रिटिश जो इंग्लिश थी, जो उनका ट्रीटमेंट था ना तुर्की कंट्री के साथ आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब वो बहुत ही ख़राब था। तो जो इंडिया में मुस्लिम्स थे वो उसी के अगेंस्ट थे कि मतलब जो ब्रिटिश ने ट्रीटमेंट किया तुर्की के साथ, उसके अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स थे। क्योंकि उन्होंने क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की हार जाती है वो मतलब जंग, और उस तुर्की को मतलब डिसमेंबर किया, मतलब उसको मतलब तोड़ दिया हिस्सों में। और जो द खलीफा मतलब जिसको बोलते हैं कि वो एक रिलीजियस मतलब वो रिलीजियस लीडर था मुस्लिम्स के लिए, और उस खलीफा को पावर से हटाया गया, ये आपको याद रखना है। मतलब इन इंडिया में जो मतलब मुस्लिम्स थे वो फिर डिमांड क्या कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, मतलब जो खिलाफत इशू था ना, ये मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब तुर्की हारती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तुर्की के साथ फिर मतलब नाइंसाफ़ी करती है। क्योंकि वहाँ खलीफा होता है जो मतलब जिसको सभी मुस्लिम ऑल ओवर वर्ल्ड समझते हैं, मतलब वो हमारा रिलीजियस लीडर है, वो हम मतलब हम हमसे ऊपर है, उसको मानते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसको मतलब ये अपने पावर से हटा देती है, तो फिर ये जाहिर था कि जो इंडिया में भी मुस्लिम है उनको भी फिर गुस्सा आएगा। और वो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से मतलब डिमांड क्या करते हैं, वो इनको बोलते हैं कि जो खलीफा का कंट्रोल है ना सेक्रेट प्लेसेस में, वो उसको रहना चाहिए। मतलब सेक्रेट प्लेसेस मतलब जो भी कुछ मतलब जैसे कि कोई मस्जिद वगैरह होता है, जैसे खाने कबा वगैरह है ना मक्का वगैरह में जो भी होते हैं, अजमेर शरीफ, मतलब ये इनको आप समझ सकते सेक्रेट प्लेसेस। इंडियन मुस्लिम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलते हैं कि खलीफा का अब आपने मतलब हमारे खलीफा, आपने जो हमारा रिलीजियस लीडर है, हमारा गुरु है, उसके साथ आपने मतलब अब आप उसको पावर से हटाया गया, लेकिन प्लीज़ जो उसका जो सेक्रेट प्लेसेस है उसको मतलब वहाँ पर उसका पावर रहना चाहिए, मतलब डिमांड करते हैं इंडियन मुस्लिम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और खलीफा को आपने मतलब इंडियन मुस्लिम्स बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि खलीफा को आपने मतलब सभी जो उसके पास टेरिटरीज थे, जिसके पास एरिया थे, जिसके मतलब ऊपर खलीफा का राज था, आपने वो सब उसे छीन लिए, लेकिन प्लीज़ आप मतलब कुछ टेरिटरीज उसके पास अभी भी रखिए जिन पे वो मतलब उसका कंट्रोल रहे। तो फिर अर्ली 1919 में खिलाफत कमेटी किसके लीडरशिप में होती है, अली ब्रदर्स, जिसमें होता है शौकत अली एंड मोहम्मद अली। और वो फोर्स करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आपको मतलब जो आपने ये एटीट्यूड रखा है तुर्की के लिए, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से आपकी शुरुआत होती है डेवलपमेंट ऑफ खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या प्रोग्राम। देखिए जो अर्ली जो खिलाफत लीडर्स पहले पहले थे वो मतलब वो ज़्यादा एक्शंस नहीं कर रहे थे, लेकिन जो लेटर मतलब खिलाफत लीडर्स थे उनमें मतलब मिलिटेंट ट्रेंड आया था, उनमें एक मतलब सोच बदल गई थी, वो एगिटेशन करने लगे और उन्हें स्टॉप किया कॉपरेशन ब्रिटिश के साथ। अब मतलब थोड़ा वो गुस्से आने लगे, और फिर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड कब होती है, दिल्ली में नवंबर 1919 में। और इसमें कॉल दी जाती है कि आपको जो भी ब्रिटिश गुड्स है इसको बाइकाट करो। देखिए गांधी हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, देखिए गांधी जी उस कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट होता है। तो उसने उसने जब सोचा ना, उसने एक मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी थी उसकी मतलब बहुत, मैं गांधी का एक्चुअली फ़ैन हूँ क्योंकि उसने इंडिया को मतलब इन ब्रिटिश वालों को मतलब पता नहीं क्या क्या करवाया है। उसने ये इशू देखा, उसने सोचा कि ये मेरे लिए, ये हमारे लिए एक प्लेटफार्म की तरह है, क्योंकि यहाँ अभी मतलब मुस्लिम्स भी किसके अगेंस्ट है, ब्रिटिश के अगेंस्ट है। इवन कि हमें पता है मुस्लिम लीग हमेशा किसके मतलब वो लॉयल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। मैंने आपको पहले ही बोला जब मुस्लिम लीग बनती है वो उसमें जो लीडर्स होते हैं वो मुस्लिम लीग मतलब जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनको वो बोलते हैं कि आप लॉयल रहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ और दूर रहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं मुस्लिम लीग के हमारी जो हम उनका मकसद ही ये था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से बन जाए। उनका ये नहीं कि यूनाइटेड इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मकसद था नहीं नहीं सेपरेट कुछ भी नहीं बनना चाहिए, एक यूनाइटेड इंडिया बनना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग ये नहीं चाहती थी, मुस्लिम लीग हमेशा एक सेपरेट पाकिस्तान चाहती थी। तो जब गांधी को लगा
आज तो मुस्लिम भी किसके अगेंस्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो क्यों ना मैं इस मतलब इशू को एक अपॉर्चुनिटी ही समझूं, और मैं यहाँ से मतलब किसके साथ मतलब हाथ मिलाऊं, जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में, मुस्लिम लीग है, मैं इनके साथ हाथ मिलाऊं, और हम कांग्रेस वाले और मुस्लिम लीग दोनों मिलके इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो उसने इस इशू को देखा एक प्लेटफार्म फ्रॉम विच मासेस एंड यूनाइटेड नॉन कॉपरेशन कुड बी डिक्लेयर्ड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, इस खिलाफत इशू को एक अपॉर्चुनिटी समझा, क्योंकि इस टाइम मौका है कि मुस्लिम्स को भी मिलाने का इंडिया के साथ। इवन कि मुस्लिम्स हमेशा अलग रहना चाहते थे, मुस्लिम्स कभी भी आईएनसी के साथ हाथ मिलाने वाले नहीं थे, लेकिन उस टाइम गांधी जी ने सोचा मैं यही से मुस्लिम्स के साथ हाथ मिलाता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब इस खिलाफत इशू के ऊपर क्वेश्चन किए। उनमें आता है कि आपका जो है बाल गंगाधर तिलक, उसने अपोज किया कि हम मुस्लिम्स के साथ अलायंस नहीं कर सकते, कि मतलब गांधी ने गलत किया, उसको मतलब हाथ नहीं मिलाना चाहिए मुस्लिम्स के साथ, मतलब क्योंकि ये रिलीजियस इशू है, ये मतलब कोई जनरल इशू नहीं है एक कंट्री का। क्योंकि ये तो मतलब ये हमें पता है कि वहाँ पर तुर्की में जो मुस्लिम्स है वो तो मुस्लिम है, यहाँ भी मुस्लिम्स क्यों गुस्सा हुए, क्योंकि वहाँ उनका लीडर था। तो ये मतलब हो गया रिलीजियस इशू। बाल गंगाधर तिलक बोलता है कि हमें आज़ादी हम तो आज़ादी स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें रिलीजियस इशू यहाँ पे नहीं उठाने, आपने ये गलत किया है गांधी। लेकिन तिलक भी अपनी जगह मतलब थोड़ा सही था, क्योंकि हमें पता है कि जब तक खिलाफत इशू था तब तक मुस्लिम्स कांग्रेस के साथ थे। लेकिन जब खिलाफत इशू ख़त्म होता है, मतलब जब इनको कुछ नहीं मिलता है, फिर वो मतलब खुद ही सेक्युलर बन जाते हैं तुर्की में लोग, वो मतलब वहाँ गवर्नमेंट के साथ मिल जाते हैं, वो बोलते हैं अरे क्या खलीफा हमें क्या करना है, हम तो एक सेक्युलर बन गए। तो फिर मुस्लिम्स को भी यहाँ इंडिया में तसल्ली होती है। तो फिर ये खिलाफत इशू ख़त्म होता है, और फिर मुस्लिम लीग भी कभी कांग्रेस के साथ मतलब सपोर्ट नहीं करती है किसी भी मोमेंट में। तो इसलिए थोड़ा बाल गंगाधर तिलक की थोड़ी सी बात यहाँ सही है। लेकिन गांधी जी ने भी कुछ गलत नहीं सोचा था, उसने भी मतलब एक अच्छा ही सोचा था अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, कि अभी मतलब मौका है दोनों मतलब पार्टीज़ को यूनाइट करने का। यहाँ पे मतलब कैसे यहाँ पे एक मतलब सीक्वेंस वाइज है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में जो इवेंट्स वगैरह हुए, ये आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, फरवरी 1920 में एक जॉइंट हिंदू मुस्लिम ग्रेवेंसेस खिलाफत इशू के लिए मतलब रखते हैं किन के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तो उसी मंथ में फिर से फरवरी 1920 में गांधी एक चाहता है कि आप ब्रिटिश वालों को बोलते हैं कि आप एक पीस ट्रीटी कर दीजिए तुर्की के साथ, और ताकि जो यहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स हैं तो ये थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर आपने उन मतलब तुर्की के साथ एक अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपने जो आपका जो एटीट्यूड है उसको मतलब ख़त्म नहीं किया, तुर्की के साथ थोड़ा इंसाफ़ी कीजिए, उसके साथ एक पीस ट्रीटी कीजिए, ये गांधी जी बोलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अगर आपने ये नहीं किया कि अदरवाइज आई वुड लीड ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अदरवाइज आई वुड लॉन्च अगर आपने मतलब ये भी नहीं किया तो फिर मैं अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट करूँगा। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का जो बेस है, वो रीज़न है, वो है खिलाफत इशू, क्योंकि खिलाफत इशू को नहीं मानते थे ये लोग। ठीक है, थोड़ा आपको यहाँ पे समझ आया होगा। मई 1920 में तुर्की के साथ एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सेवरिस। वो मतलब गांधी जी ने इनको बोला था आप ट्रीटी कर दीजिए तुर्की के साथ, वो भी लेकिन पीस ट्रीटी। लेकिन ब्रिटिश वालों ने तो एक ऐसी ट्रीटी की जिसकी वजह से इन्होंने तुर्की को और हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक है, मतलब अगेंस्ट ही किया गांधी जी ने जैसा सोचे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर जून 1920 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में अप्रूव होती है, जो ये अप्रूव करती है कि आप बाइकाट कीजिए स्कूल्स कॉलेजेस, एंड उसमें बोलते हैं कि गांधी जी को आप लीड कीजिए। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत कमेटी स्टार्ट होती है। वो जो मतलब स्टार्ट क्या करती है, कैंपेन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, और फार्मली लॉन्च किया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब, 31 अगस्त 1920 में। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि बाल गंगाधर तिलक की डेथ कब होती है, ऑन 1 अगस्त 1920। सितंबर 1920 में एक सेशन होता है कलकत्ता में, कांग्रेस उसमें क्या अप्रूव करती है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे, अगर मतलब हम तब तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे चलाएंगे जब तक आप जो ये जो मतलब पंजाब में हुआ हमारे साथ गलत, मतलब जो रोलैट एक्ट हुआ, जो आपने किया, मतलब हम कांग्रेस यहाँ पे अप्रूव करती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टिल द पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स टू बी रिमूव्ड एंड स्वराज वाज एस्टैब्लिश्ड। देखिए, वो इनको बोलते हैं कि जो आपने मतलब हमारे साथ जो पंजाब में आपने खून खराबा की है, जब तक वो मतलब आपको उसको माफ़ी नहीं मांगोगे, और जो आपने इन मुस्लिम के साथ जो आप खिलाफत रॉन्ग्स कर रहे हो, मतलब तुर्की को आपने तोड़ा, जब आप ये भी ठीक नहीं करोगे, इसको मतलब नहीं हटाओगे, और जो हमारी डिमांड है अभी स्वराज, मतलब हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, जब तक आप इन तीन चीज़ों को नहीं मानोगे तब तक हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए, कब तक हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जब तक जो मतलब पंजाब में
पंजाब में जो रांगस हुए थे इनको आप रिमूव नहीं करोगे, और जो खिलाफत रांगस हुए इनको आप रिमूव नहीं करोगे, और स्वराज जब तक आप एस्टैब्लिश नहीं करोगे यहाँ इंडिया में, तब तक हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब चलाते रहेंगे इंडिया में। ये किस में बोलते हैं, सितंबर 1920 सेशन में। और इसके बाद तो उसके बाद यहाँ पर होता है सितंबर सेशन, मैंने आपको डिस्कस किया जो कि आपका ये वाला है। तो उसके बाद आता है आपका दिसंबर 1920 सेशन। देखिए इससे पहले आता है शायद आपका और एक वो होता है सेकंड फेज़। देखिए सेकंड फेज़ में क्या होता है, गांधी जी बोलता है कि अगर आपने ये भी नहीं किया तो फिर जो हमारा सेकंड फेज़ होगा उसमें हम मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और हम गवर्नमेंट पोस्ट से मतलब रिज़ाइन करेंगे, और हम टैक्स भी नहीं देंगे आपको, कुछ भी नहीं करेंगे। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन होता है, जिसमें जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रोग्राम था कि मतलब जब तक आप पंजाब रांगस रिमूव नहीं करोगे, खिलाफत रांगस रिमूव नहीं करोगे, और स्वराज यहाँ एस्टैब्लिश नहीं करोगे, तब तक हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। इसको मतलब और बढ़ाया गया दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में। और इन्होंने ये अभी तक मतलब सेल्फ गवर्नमेंट किसके थ्रू चाहते थे इंडिया वाले, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम वहाँ जाएंगे प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे, वहाँ इनको डिमांड करेंगे। लेकिन अब हम इस वे को हटाएंगे, अब हम मतलब पीसफुल एंड लेजिटिमेट वे में आपसे डिमांड करेंगे सेल्फ गवर्नमेंट की। तो फिर यहाँ से कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 मेंबर्स की बनाई जाती है कि जो यहाँ से लीड करेंगी कांग्रेस को फ्रॉम ऑनवर्ड्स। कांग्रेस को फॉरवर्ड कौन करेगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो 15 मेंबर्स की बनाई गई। देखिए स्प्रेड ऑफ मूवमेंट क्या था। देखिए स्टूडेंट्स ने मतलब इस मूवमेंट को, ये मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ। देखिए स्टूडेंट्स ने स्कूल्स छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, नेशनल कॉलेज छोड़ दिए, और यहाँ से हमारे 3 कॉलेजेस बनते हैं, जिसमें है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ है, काशी विद्यापीठ। ये मतलब 4 यूनिवर्सिटीज़ है जो मतलब बनते हैं इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं। जब हम मतलब इन जो नेशनल स्कूल्स होते हैं इनको हम छोड़ते थे, फिर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ बनाते थे। ये आपको याद रखना है, ये 4 यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पीपल्स की रेस्पॉन्स क्या थी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत में। देखिए मिडिल क्लास थी जी, उन्होंने भी मतलब पार्टिसिपेट किया, लेकिन उन्होंने गांधी जी के जो मतलब टॉक्स थे, जो गांधी जी बोल रहा था, उनको थोड़ा ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। बट मिडिल क्लास ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, मतलब उन्होंने भी पार्टिसिपेशन की। और जो बिजनेस क्लास थी उन्होंने भी पार्टिसिपेशन की, और जो पीजेंट्स थी तो उन्होंने तो ज़्यादा ही किया पार्टिसिपेशन। देखिए प्रेजेंट्स ने इतना पार्टिसिपेशन किया, स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा किया, इन्होंने इतना किया, और वुमेन्स ने मतलब जो पहले के भी फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं आते थे उनको बोला, वुमेन्स को पहले बोला जाता था आप बस अपने घर में रहिए, अपना काम करते रहिए, खाना वाना पकाते रहिए, आपको फ्रीडम स्ट्रगल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन गांधी ने क्या किया, गांधी ने मतलब इतनी कोशिश की, अब वुमेन्स भी मतलब सपोज कि इतने वुमेन्स आ गए, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि वुमेन्स भी अब फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट कर रहे थे, जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन की। कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, जब ये मतलब लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, पीजेंट स्टूडेंट्स वुमेन सब कुछ मिडिल क्लास वगैरह, तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स क्या होती है इनके ऊपर। गवर्नमेंट इनको मतलब दबा देती है पूरी तरह, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब जो उनका फोर्स होता है वो इनको दबा देती है, मतलब जेलों में डालती है, इनको मार देती है, मतलब सप्रेशन करती है खतरनाक। और अब गांधी को प्रेशर किस साइड से था, मतलब गांधी वाज नाउ अंडर प्रेशर फ्रॉम कांग्रेस टू स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी को बोला गया है कि अब आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कीजिए, और ये भी, और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से और भी खतरनाक होगा। इसमें हम मतलब सर्विस भी नहीं करेंगे, और हम टैक्स वैक्स वगैरह कुछ भी नहीं देंगे। मतलब इससे पहले तो हम बस मतलब कॉपरेशन नहीं करने वाले थे, अब तो हम इनकी सर्विस भी नहीं लेंगे, और हम टैक्स वैक्स वगैरह जो ये मांगते रहते हैं हमेशा, अब हम कुछ भी नहीं देंगे इनको, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्स था वो बहुत ही हार्श था। तो फर्स्ट ऑफ फरवरी 1922 गांधी जी मतलब थ्रेट करता है इन ब्रिटिश वालों को। वो बोलता है इनको कि मैं लॉन्च करूंगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम बरदोली, जो कि गुजरात में जगह है, अगर मतलब मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा तब, जब तक मतलब अगर आप करोगे, जो मेरी डिमांड से अगर आप ये करोगे फिर तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर मैं डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए डिमांड क्या थी, आपने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मतलब अरेस्ट किया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, इनको रिलीज़ कीजिए। और आपने जो प्रेस कंट्रोल में जो मतलब आपने सर्व किया है, मतलब प्रेस में जो आपने प्रोहिबिशन लगाई है उसको आप रिमूव कीजिए। लेकिन ये मूवमेंट अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं, हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा वो मैं आपको भी बताऊंगा। मतलब हम यहाँ बात कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात तो छोड़ो, हमें जो अपना मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हमें तो वही यहाँ से विड्रा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा बताऊंगा। क्यों हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ा, विड्रा करना पड़ा, गांधी जी को क्यों विड्रा करना पड़ा,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्योंकि चौरी चौरा एक इंसिडेंट की वजह से। क्या था चौरी चौरा इंसिडेंट? देखिए, चौरी चौरा एक छोटा सा विलेज है, एक गांव है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कहाँ पे है, यूनाइटेड प्रोविंसेस में। यूनाइटेड प्रोविंसेस उस टाइम, आज के टाइम में वो क्या है, उत्तर प्रदेश। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 में एक इवेंट होता है चौरी चौरा। देखिए, जिससे क्या करना पड़ा, गांधी जी को विड्रा करना पड़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए, प्रोटेस्ट चल रहे थे, हमें पता है प्रोटेस्ट चल रहे थे क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। पुलिस आई और उन्होंने अरेस्ट किया लीडर्स को और उनको बीट किया, मार दिया। और इसी रिवेंज के बदले में जो लोकल्स थे उन्होंने क्या किया, 22 पुलिसमैन को मार दिया गया इस वायलेंस में। मतलब 22 पुलिसमैन की डेथ होती है इस वायलेंस में। मतलब लोकल्स इतने मतलब खतरनाक बन जाते हैं, इतनी वायलेंस ख़राब होती है कि 22 पुलिसमैन को मार दिया जाता है। नॉट ए जोक। अगर आज के ज़माने में अगर मतलब यहाँ कश्मीर में 22 पुलिस वालों को मार दिया जाएगा तो आप सोचो कि हालात कितनी ख़राब होगी। तो वैसा ही आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं अपनी आइडियोलॉजी कि जब 22 पुलिसमैन यहाँ पर मतलब मार दिए गए, वो भी मतलब ब्रिटिश के, तो आप सोचिए हालात कितनी ख़राब हुई होगी उस टाइम। इवन कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, इनका रीज़न मतलब खाली वो नहीं था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो रांगस वगैरह हुए थे, पंजाब रांगस, खिलाफत रांगस, ये कंपेनिज इसलिए भी कर रहे थे, प्रोटेस्ट इसलिए भी चाह रहे थे क्योंकि जो फूड की प्राइस थी वो ज़्यादा बहुत हो रही थी, और जो लिक्वर की सेल, जो शराब की सेल हो रही थी यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, उसके अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। मतलब वो भी रीज़न था प्रोटेस्ट होने का। लेकिन गांधी जी क्यों, गांधी, ये तो डेफिनेटली है, गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या है, नॉन वायलेंस। जब भी मतलब वायलेंस होगी, गांधी जी बोलेगा अरे मुझे क्या करना है, मैं तो बंद करूँगा, मुझे वायलेंस से कुछ लेना देना नहीं है। तो गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी विद दिस, एंड हमें पता है कि गांधी जी डोंट लाइक वायलेंस, सो ही विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उसको मतलब वो मजबूर हुआ कि उसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे विड्रॉ करना पड़ा, मतलब बंद करना पड़ा। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, इन मार्च 1922 गांधी जी वॉज सेंटेंस्ड टू 6 ईयर जेल। इसके बाद गांधी जी को जेल भेजा जाता है 6 साल तक। 6 साल तक गांधी जी को, एक सेकंड, 6 ईयर्स तक फिर गांधी जी को इसके बाद जेल डाला जाता है। मतलब 1922 से लेके 1928 तक गांधी जी जेल में रहेगा। लेकिन लोगों को, बट पीपल डिड नॉट लाइक द विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, क्योंकि जो लोकल्स थे अब इनमें मतलब एक जुनून सा आया था, क्योंकि वो अब बोल रहे थे कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि अब लोगों को भी मतलब मज़ा आ रहा था, अब लोगों को भी सब कुछ समझ आया कि ब्रिटिश वाले क्या चाहते हैं। अब मतलब प्रोटेस्ट जो कहते हैं ना, कि जब कुछ बात बनी होती है फिर हम उसको सडनली उसको बंद करेंगे तो फिर लोगों को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, हाँ हम मान लेते हैं कि हमने मतलब थोड़ा सा गलत किया है, क्योंकि हम गांधी जी के खिलाफ यहाँ पे गए, हमने थोड़ा वायलेंस ज़्यादा ही की। लेकिन अब ये कौन से मतलब ये बात है, अपने पूरा का ही मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, एक अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था, एक बेस बन रहा था, मतलब ब्रिटिश वालों को हमने परेशान किया था, लेकिन आपने पूरे के पूरे मूवमेंट को यहाँ से विड्रा किया। और जैसे कि मतलब CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये मतलब खुश नहीं थे जो मतलब विड्रा किया गांधी ने इस मूवमेंट को। मतलब वो ये लोग इसके साथ गांधी जी के उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उस टाइम। और ये भी आपको याद रखना, जो सेंट्रल थीम एजुकेशन था, जो खिलाफत क्वेश्चन चाह रहा था, वो भी अब ख़त्म हो रहा था, क्योंकि नवंबर 22 में लोग जो तुर्की के थे, उन्होंने अपना किसके अंडर किया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और इसने तुर्की को एक सेकुलर स्टेट बना दिया गया। और 1924 में कैलिफेट जो वहाँ पे था उसको एबॉलिश किया गया तुर्किश के लोगों ने खुद ही। सो खिलाफत इशू लास्ट, इट इज़ रेलिवेंस इन इंडिया एंड अदर पार्ट्स आल्सो। अब खिलाफत इशू भी ख़त्म हुआ और अब मुस्लिम लीग को कुछ भी लेना देना नहीं था इन लोगों को, मतलब मुस्लिम लीग को भी अब कांग्रेस से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि खिलाफत इशू तो ख़त्म हुआ। आपका पूरा का लेक्चर है ये, मतलब यहाँ से आपको पूरा ख़त्म होता है। तो देखिए, मैंने आपको बहुत ही मतलब इसके पीछे मैंने बहुत ही मेहनत की, मतलब आपको एक 40 मिनट्स वीडियो में आपको मैं पूरे 3 मिनट्स, देखिए आपको कोई नहीं ऐसा मुझे लगता है कि समझाएगा। देखिए, इससे बेटर भी आपको समझाएगा, लेकिन मैंने आपको एक बेस बना दिया। मैंने आपको मतलब 14 मिनट्स में मतलब इतने इतने इवेंट्स बता दिए, वो भी मतलब एक क्लियर मतलब इजी लैंग्वेज में, मतलब एक जो लेमैन है उसको भी समझ आ जाएगा, उसको भी मतलब सब कुछ पता चलेगा कि हाँ कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर कोई चलो ठीक है, मुझे क्या करना है दूसरों को, तो चलिए आप थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। बस आपका एक ही टॉपिक बचा है इस सिलेबस में, वो भी मैं आपको जल्दी कवर करूँगा। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, अगर आपको PDF वगैरह चाहे तो मैं आपको वो शेयर करूँगा। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।